Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. इस वीडियो में हम REC का 201 से लेके 260 तक का MCQ देखेंगे। ये जो MCQ है वो आर.के. जैन बुक का है, जैसा कि आप सबको पता है। और स्पेशली ये जो भी अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये साइकोमेट्री का होगा MCQ, ठीक है। तो देखते हैं और समझते हैं सभी क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस के आंसर को कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है और क्यों होना चाहिए। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई मीन 201 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया यूजुअली सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सिस्टम हैज। तो जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसका ओवरऑल इफिशियंसी देखें तो वो ज़्यादा होता है। अब बहुत सारे रीजंस हैं इसके। एक रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है यानी उसका काम जो है मैक्सिमम लोड को अचीव करना होता है, मैक्सिमम कूलिंग लोड को। तो उसके लिए हम बहुत सारे एक्स्ट्रा डिवाइस लाइक इंटरकूलर या रीहीटर एंड ऑल का यूज करते हैं, जो कि ओवरऑल जो है हमारा इनपुट वर्क जो है उसको कम करता है और आउटपुट जो रेफ्रिजरेटिंग लोड होता है उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो ओवरऑल इफिशियंसी जो है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंथैल्पी ऑफ ए एयर वेपर मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ। तो जो एयर वेपर का मिक्सचर होता है उसका जो इंथैल्पी होता है, देखो जैसे जो मॉइस्ट एयर है उसमें क्या होता है, एक तो ड्राई एयर होता है, ठीक है। ड्राई एयर, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। ड्राई एयर भी होता है और उसमें जो है आपका वाटर वेपर भी होता है। ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। अब देखो जो वाटर वेपर होता है इसका इंथैल्पी हम 0 डिग्री सेल्सियस से लेके चलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर तक का, ठीक है, वाटर वेपर का। और जो ड्राई एयर है इसका हम जो भी इंथैल्पी होगा उस टेम्परेचर पे वो वाला इंथैल्पी लेके चलते हैं। दोनों का सम होता है। ओवरऑल जो इंथैल्पी होता है ड्राई एयर का इंथैल्पी प्लस वाटर वेपर का इंथैल्पी का सम होता है, ठीक है। और वाटर वेपर का इंथैल्पी को जो है हम 0 डिग्री सेल्सियस से काउंट करते हैं। तो ये ऑप्शन तो सही है, सेंसिबल हीट ऑफ ड्राई एयर बिटवीन बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, ये भी सही है। टोटल इंथैल्पी कंटेंट वाटर वेपर एट सेचुरेशन टेम्परेचर, ये भी सही है। हीट ऑफ सुपर हीट ऑफ कंटेंट वाटर वेपर, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो इंथैल्पी का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जब आरएसी में जब हम मॉइस्चर का इंथैल्पी निकालते हैं, इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है 1.005 टी। ये टी जो है यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है और ये डिग्री सेल्सियस में लिया जाता है, ठीक है। और ये 1.5 क्यों आएगा, ये सीपी हो जाता है आपका ड्राई एयर का, ठीक है। फिर उसके बाद आपका होता है ओमेगा। ओमेगा यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और ये होता है आपका 2501 प्लस 1.88 टी। ये देखो इतना पार्ट जो होता है ये ड्राई एयर का इंथैल्पी होता है और इतना पार्ट जो है आपका वाटर वेपर का इंथैल्पी होता है। तो ओवरऑल इंथैल्पी जो है ड्राई और वाटर वेपर के इंथैल्पी के सम के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। यूजुअली द क्वांटिटी ऑफ फ्री एयर पर्सन इन फॉर्म एयर पर्सन इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ये पूछ रहा है कि पर पर्सन फ्री एयर जब हम एसी का यूज करते हैं तो कितना एयर का यूज होता है, कितना एयर सर्कुलेशन का यूज होता है, ठीक है। इट मीन्स एसी कितना एयर को प्योरीफाई करता है, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। घर के अंदर कोई एक आदमी बैठा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में कितना एसी जो है वो कितना एयर प्योरीफाई करेगा, तो उसके बारे में यहाँ पे ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। ये होता है 1.2 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 204 में। ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन आर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो लाइन होता है साइकोमेट्रिक चार्ट में वो आपका कर्व वाला होता है, ठीक है, कर्व होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके रिस्पेक्ट में, एक फिगर में दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ गया, ये रहा। तब तक अपन क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है। ओपन हो रहा है तब तक वो। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व। ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो ये प्रोसेसेस जो है समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ये बेसिक्स में बता देता हूँ। ये देखो बेसिक्स जो इसका है, यहाँ पे
इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा ये साफ साफ दिख रहा है। ये जो लाइन होता है ना आपका, ये लाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं, सॉरी, ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है। ये जो है 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या हो गया भाई, पेन क्यों नहीं काम कर रहा है? ये जो है आपका 100%, अरे यार पेन, इसका थिकनेस मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, कलर कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ये कलर, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन जो है ये वाला है आपका 100%। चलो ठीक है, पेन नहीं सही से काम कर रहा है। तो ये आपका 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो है आपका, ये वाला, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है। ये भी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यही जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होते होते बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे आके वो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाता है। यहाँ पे अगर बात करो, यहाँ पे मान लो 40% होगा, यहाँ पे 50% होगा, यहाँ पे 60 होगा, इस तरह से इंक्रीज करते जाता है। अगर यहाँ पे अगर कोई रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है इस तरह से करके, तो इसका मान लो 20% होगा, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन जो है वो कर्व के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसी में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है आपका ड्राई टेम्परेचर लाइन होता है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है, ये भी देखोगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और वेट वर्ल्ड टेम्परेचर देखो, ये जो है तुम्हारा ये इंक्लाइन होता है और ये राइट शिफ्ट होता है। यहाँ पे देखो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये राइट में है, और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम वाला देखो यहाँ पे ये लेफ्ट में है, ठीक है। ये हो गया। ये जितना भी यहाँ पे दिख रहा है, और इस पे इसके रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर होगा ये सारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा सेचुरेशन लाइन पे, ठीक है। ये बेसिक्स हो गया, ये बेसिक्स पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और वेट बल्ब टेम्परेचर और इंथैल्पी दोनों का जो है लाइन सेम होता है, इंक्लिनेशन सेम होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि वेट बल्ब जो है वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड नहीं होता है, बट इंथैल्पी वाला जो है यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होता है। यूनिफॉर्मली स्पेस्ड का मतलब ये है, जैसे ये इंथैल्पी ऐसे एक हुआ, फिर दूसरे भी इस तरह से होगा यूनिफॉर्मली, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है ये सेम रहेगा। ये डिफरेंस जो है वो डिफर नहीं करेगा। बट वेट बल्ब के टेम्परेचर में एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, इस तरह से। तो वेट बल्ब जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है और इंथैल्पी जो है वो यूनिफॉर्म होता है। तो ये बेसिक्स है, ये पता होना चाहिए आपको। अब इसके बेस पे हम देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्व। और ये क्वेश्चन बहुत लास्ट टाइम बहुत सारे पेपर में पूछा जा चुका है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। इसके लिए भी मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, उसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज करना चाहिए। तो ह्यूमिडिटी का जो लाइन है वो क्या आता है, वो ये वाला लाइन होता है आपका, ये वाला ह्यूमिडिटी का लाइन होता है। तो ऊपर जब जाएंगे तो ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होगा, ऊपर जब हम जाएंगे तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा, ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा। तो वैसा कौन सा लाइन है यहाँ पे भाई, देख लो, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन के लिए। तो ये वाला लाइन जो ओसी लाइन जो होगा ये ह्यूमिडिफिकेशन बताएगा, ठीक है। मतलब ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है आपका वो इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन में क्या हो जाएगा, देखो, जब हम ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे तो उस केस में होगा क्या, ये पूछ रहा है। तो होगा तो ये वर्टिकल वाला लाइन। अब देखते हैं कि इसके केस में होगा क्या। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे, ये देखो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये ओमेगा होता है, और ये वाला आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो ऊपर जब जाएंगे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। और क्या क्या इंक्रीज कर सकता है, देखो यहाँ से इस तरह से अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लेंगे तो इसके केस में क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखो इसके केस में क्या है भाई, कांस्टेंट है। ह्यूमिडिफिकेशन में क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये आगे पीछे थोड़ी हो रहा है, ये स्ट्रेट है, तो ये कांस्टेंट है। इस तरह से हम बहुत सारे जितने क्वेश्चंस हो सके वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एयर इज नॉर्मली डीह्यूमिडिफाइड बाय। एयर डीह्यूमिडिफाइड कब होगा, डीह्यूमिडिफाइड का मतलब ये हुआ जैसे आपके आसपास का एयर है, और डीह्यूमिडिफाइड का मतलब यह है कि उस एयर से जो वाटर वेपर है उसको निकाल लो। तो वाटर से एयर वेपर कब बाहर निकलेगा, देखो, जब उसको हीट करोगे तो होगा ये कि एयर में और ज़्यादा वाटर वेपर जाएगा। तुम क्या करो, पानी ले आओ और पानी को हीट करो, तो वो पानी जो है और ज़्यादा वेपर बन के एयर में जाता जाएगा। तो मतलब जब आप हीटिंग करोगे तो उस समय ह्यूमिडिफाइड डीह्यूमिडिफाइड नहीं होगा, उसका
एयर से पानी बाहर नहीं आएगा, एयर में और ज़्यादा पानी जाएगा वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो यानी हीटिंग करके तो आप डीह्यूमिडिफाइड नहीं कर सकते हो, डीह्यूमिडिफाइड हमें करना है तो डीह्यूमिडिफाई करने के लिए आपको कूलिंग करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गर्मी के टाइम में होता है, गर्मी के टाइम में छोड़ो, ये कोक का बोतल ले लो और कोक का बोतल जैसे ही लेते हो, पहले आप अपने आसपास के हवा को देखो तो वहां से थोड़ी आपका वाटर वेपर बाहर निकलता है। जब आप कोक का बोतल लोगे ना तो इसके आसपास का जो हवा है, उस हवा में जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर ठंडा हो के यहाँ पे पानी के बूंद के जैसे बन जाता है, कंडेंस होके, ठीक है। तो ये पानी का बूंद आया कहाँ से, इस बोतल के अंदर का वो ठंडा नहीं रहता है, अगर बिलीव नहीं हो तो उसको चाट के देखना, ठीक है। वो कोई टेस्ट नहीं आएगा उसमें स्प्राइट जैसा, ठीक है। तो ये जो वाटर वेपर रहता है ना, ये जो आसपास का एयर रहता है उसी का वाटर वेपर, ठीक है, उसी का वाटर वेपर, उसी का पानी कंडेंस होके इसके बोतल के ऊपर जमा हो जाता है, ठीक है। तो वो कब होता है डीह्यूमिडिफिकेशन, देखो हुआ क्या, इस आसपास का जो एयर था इसमें पानी था, बट तुमने इतना ठंडा किया कि वो पानी जो है वेपर के फॉर्म में, मतलब वो पानी क्या था, पहले सुपर हीट कंडीशन में था, अब जो है ये सबकूल्ड कंडीशन में आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन, तुमने उस एयर से पानी को निकाल लिया, उसको डीह्यूमिडिफाई कर दिया। तो वो कब होगा, जब कूलिंग करेंगे तब होगा, ठीक है। तो होप ये क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली पीएसयूज एंड ऑल हर जगह ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू और मोर स्ट्रीम्स ऑफ मॉइस्ट एयर इज, जब हम दो या से ज़्यादा मॉइस्ट एयर की स्ट्रीम को मिक्स करते हैं तो ये नॉर्मली जो है एडियाबेटिक मिक्सिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वहाँ पे क्या होता है भाई, जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है तो उस समय, यहाँ पे देखो ये फिगर, ये होता है आपका 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इस 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे होता ये है कि तुम्हारा जो यहाँ ये ड्राई टेम्परेचर है, यही ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके केस में क्या होता है, डीबीटी यानी ड्राई टेम्परेचर इक्वल टू हो जाता है वेटेबल टेम्परेचर के, डब्ल्यू टी के, और ये इक्वल टू हो जाता है डी पी टी के, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी इसका इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ड्यू पॉइंट इक्वल टू वेटेबल, बिल्कुल सही, ड्राई टेम्परेचर इक्वल टू वेटेबल, ये भी सही, सेचुरेशन एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बिकल इक्वल टू सही, ये भी सही। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन आर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है भाई, वो कर्व लाइन होता है, ठीक है, कर्व लाइन, ये ध्यान रखना, क्योंकि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो आपका होता है जनरली 100% रिलेटिविटी वाले पे, ठीक है, 100% रिलेटिविटी। फिर 2000 सॉरी 2000 210 में देखते हैं, विथ डिक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम डिक्रीज करेंगे तो उस समय क्या होगा, देखो सिंपल सा बात है, जब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, उसके केस में यहाँ पे देख लो, ये हमारा हो गया, तो ये देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम डिक्रीज करते जाएं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके केस में क्या होगा, आपका वेटेबल टेम्परेचर डिक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो इस तरह से जाएगा ना, तो वेटेबल टेम्परेचर जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो रहा है मतलब उसमें जो है वाटर वेपर का कंटेंट कम हो रहा है, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो लेस देन होगा वेटेबल टेम्परेचर से, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखो अब यहाँ से आ गया प्रोसेस पे बहुत सारा क्वेश्चन, ये एक यहाँ पे दिया हुआ है और इसके बेस पे 1000 क्वेश्चन ये बनाएगा। देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ, ए और बी ये क्या है, ये ये हीटिंग प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ हीटिंग प्रोसेस है। इसके केस में देखो ह्यूमिडिटी चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हीटिंग प्रोसेस है, ए बी, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे क्या पूछा है, डज ए बी कर्व, ए बी कर्व क्या हो जाएगा, हीटिंग ह्यूमिडिफाई, नहीं ये नहीं हो जाएगा, हीटिंग विदाउट मॉइस्चर चेंज, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें मॉइस्चर कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, वही है जो पहले था वही है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सी डी प्रोसेस, ये सी डी प्रोसेस देखो, इसके केस में देखो एरो का डायरेक्शन क्या है भाई, एरो का डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो है देखो वैसे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट है, बट इसको इसके आंसर के हिसाब से देखेंगे, इसमें जो बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो कूलिंग का दिया हुआ है, कूलिंग का, ठीक है। तो बट अगर आप
ऐसे देखो कूलिंग का, ये कूलिंग तो होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है, कूलिंग, बट ये कूलिंग के साथ साथ जो है अगर ये टिल्टेड है तो थोड़ा सा इसमें जो है मॉइस्चर कम होगा। देखो थोड़ा सा, या एक पहले यहाँ पे मॉइस्चर और अब यहाँ पे मॉइस्चर, थोड़ा सा मॉइस्चर कम हुआ, बट यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है विदाउट मॉइस्चर चेंज। मतलब ये है कि इसमें जो है ये सीडी लाइन है, इसको हॉरिजेंटल एज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। तो आप वो उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट ई एफ का देख लेते हैं। ई एफ, ये आपका ई हो गया, ये एफ हो गया। अब देखो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे जाए, दोनों को बस कंपेयर करो, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर T1 और यहाँ पे टेम्परेचर T2। देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो घट रहा है, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी देखो, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब टेम्परेचर घट रहा है मतलब कूलिंग, ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है मतलब ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ई एफ के केस में क्या हो जाएगा, कूलिंग ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, तेरह का बी। फिर यहाँ पे जी एच का देखते हैं, जी एच, ठीक है। जी एच देखो, जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पे जी कहाँ है भाई, ये जी है और यहाँ पे एच है। अब यहाँ पे देखो, पहले ह्यूमिडिटी यहाँ पे था, अब ह्यूमिडिटी यहाँ पे आ गया, तो ह्यूमिडिटी हमारा डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये डी ह्यूमिडिफिकेशन है। टेम्परेचर देखो, पहले यहाँ पे था T1 और ये यहाँ पे अब हो गया T2, ठीक है। तो टेम्परेचर भी यहाँ पे घट रहा है, मतलब यहाँ पे कूलिंग एंड डी ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा, कूलिंग एंड डी ह्यूमिडिफिकेशन दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब आई जे का देखते हैं। आई जे, ये आई हो गया, ये जे हो गया। देखो यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर T1 और ये T2, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ह्यूमिडिटी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, ये हीटिंग, और ऊपर भी जा रहा है मतलब ये ऐसे ऊपर जा रहा है, मतलब ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये ह्यूमिडिफिकेशन है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। 15 का देख लेते हैं, हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेस डज के एल का देख लेते हैं भाई, के एल का, तो के एल भी सिंपल सा है, ये के हो गया और यहाँ पे एल हो गया। इसको जो है एडियाबेटिक सेचुरेशन बोलते हैं, इसमें कूलिंग होता है और डीह्यूमिडिफिकेशन होता है, दोनों होता है, ठीक है। यहाँ से आपका 16 हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 16 का हो जाएगा कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, इसका यही हो जाएगा 16 का ए। सेचुरेशन टेम्परेचर फॉर ए गिवन प्रेशर, सेचुरेशन टेम्परेचर क्या है भाई, वैसा टेम्परेचर जहाँ पे जो है एयर के अंदर में जो भी एयर में जो भी वाटर वेपर मिक्स है वो कंडेंस होके बाहर आ जाए, उसको सेचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेचर एट विच द स्टीम स्टार्ट्स वेपराइजिंग और कंडेंसिंग, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। फिर देखते हैं ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट वेटेबल टेम्परेचर जो है आपका, मैंने बताया था वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन तो होता है बट वो स्लोप जो है उसका डाउनवर्ड राइट होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 18 का, ठीक है। 18 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 19 में, इफ एयर इज हीटेड विदाउट चेंजिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट द ड्यू पॉइंट विल, एयर को अगर हम हीट करेंगे बिना मॉइस्चर कंटेंट को चेंज किए हुए, तो वो उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हीटिंग कर रहे हो कुछ कर रहे हो, ठीक है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एक स्पेशल टेम्परेचर है, वो प्रॉपर्टीज है, वो डिपेंड नहीं करता है वेरिएशन पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 220 में, इन स्प्रे ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज, ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं ना, ठीक है, स्प्रे ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसके केस में जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जब हम ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे स्प्रे के साथ उस समय जो है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, पानी को हम ऐड कर रहे हैं तो डीवीटी जो है हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एडियाबेटिक सैचुरेशन, जब हम एडियाबेटिक सैचुरेशन करते हैं तो उस समय वेटेबल टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटी इन एयर आर रिमूव्ड बाय एयर वॉशिंग, सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिपरेशन, ये पावर प्लांट में इसका यूज करते हैं, एडेसिव इम्प्रेग्नेंट फिल्टर्स, बहुत ये सारे के सारे यूज होते हैं, ठीक है। ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन स्प्रे ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस द टोटल हीट जो है वो रिमेन सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज इन एरोप्लेन, एरोप्लेन में एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल हम इसीलिए यूज करते हैं
क्योंकि उसका जो है यूनिट वेट पावर जो डेवलप करता है और उसके रिस्पेक्ट में जितना हमें जितना भारी भरकम मशीन चाहिए होता है, मशीन का जो वेट होता है वो लो होता है, ठीक है। तो ये लोअर वेट ऑफ मशीन पर टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज हवाई जहाज के केस में जो है हमें क्या चाहिए, कम कम वेट चाहिए, जितना कम वेट हो उतना अच्छा है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल से 5 किलोवाट तुम जनरेट करो और पावर प्लांट से 5 किलोवाट जनरेट करो, तो इसका जो वेट होगा, भले ही इसका सीओपी कम होगा, बट मशीन का जो वेट होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, एयर इज डीह्यूमिडिफाइड बाय कूलिंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। कूलिंग करके ही इसको डिह्यूमिडिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द सेंसिबल कूलिंग। जब हम सेंसिबल कूलिंग करते हैं तो उसके केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, देखो सेंसिबल कूलिंग का मतलब क्या होता है। ये वाला प्रोसेस आपका कूलिंग हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये कूलिंग हो जाएगा, तो इसके केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, पहले रिलेटिव यहाँ पे देखो इनिशियली ये और अब ये इस डायरेक्शन में क्या हो, इंक्रीज कर रहा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, कूलिंग के केस में इंक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी को निकालना कहीं पे भी है, तो हमारे चाहे तुम्हारे बॉडी से पानी निकल जाए या फिर एयर से पानी निकालो, उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। रिमूविंग वाटर वेपर फ्रॉम सराउंडिंग एयर सिमिलर टू डिहाइड्रेशन। तो ये चार सभी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। इन विच लेटेंट हीट ऑफ सब सही है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस। सेंसिबल कूलिंग के केस में क्या हो जाए, अभी हमने देखा रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है, बट सेंसिबल कूलिंग में अगर देखें तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या करेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डिक्रीजेज ड्यूरिंग द सेंसिबल कूलिंग ऑफ एयर। सेंसिबल कूलिंग एयर में कौन सा पैरामीटर डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज कौन सा होता है भाई, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है, ड्राई टेम्परेचर ये डिक्रीज करता है। कूलिंग का मतलब ये है ठंडा हो रहा है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है इस तरह से, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो ये आपका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल एम्प्लॉयज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इन प्लेस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्यों हम एयर कंप्रेसर में जो है सेंट्रीफ्यूगल लगाते हैं एट द प्लेस ऑफ, एट द प्लेस ऑफ व्हाट, रेसिप्रोकेटिंग। सिंपल सी बात है, जो रेसिप्रोकेटिंग होता है वो हाई हेड के लिए यूज करते हैं और एयर फ्लो रेट इसमें कम होता है, और सेंट्रीफ्यूगल के केस में लो हेड के लिए यूज करते हैं। लो हेड का मतलब ये हुआ टेम्परेचर डिफरेंस कम हो वहां पे यूज करते हैं, और हवा ज्यादा हो उसके लिए। और ऊपर में जो है हमारे पास एयर जो है वो बहुत स्पीड में आता है, ठीक है। बिकॉज एरोप्लेन मूव करते रहता है, तो एयर फ्लो रेट जो होता है, इसका डिस्चार्ज जो होता है एयर का, वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हमें सेंट्रीफ्यूगल का जरूरत पड़ता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, बिकॉज हाई हाई फ्लो रेट को मेंटेन करने के लिए हमें इसी का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हाई कंप्रेशन नहीं, लो मेंटेनेंस, कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन में क्या हो जाएगा भाई, इस तरह से ह्यूमिडिफिकेशन होता है, ऐसे ऊपर वाला, ठीक है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ड्राई टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपका इंक्रीज करेगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर बोल रहा है सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग ऑफ एयर प्रोसेसेस ऑफ द हीटिंग और कूलिंग। सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग ऑफ एयर इज द प्रोसेस ऑफ। सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग का मतलब क्या होता है, इसके केस में जब भी होता है, चाहे तुम सेंसिबल हीटिंग करो या कूलिंग करो, सेंसिबल यहाँ पे देखो हीटिंग करो, ये तुम हीटिंग करो या कूलिंग करो, तुम्हारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सेम ह्यूमिडिटी रेशियो, ह्यूमिडिटी रेशियो उसी को बोलते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग इवेपोरेटिव कूलिंग प्रोसेस द वेट बल्ब टेम्परेचर, जो है इवेपोरेटिव कूलिंग के केस में वेट बल्ब टेम्परेचर आपका वो डिक्रीज करता है, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, रिमेन्स कांस्टेंट, वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर ये तो प्रॉपर्टीज है, ये कांस्टेंट रहता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर भले ही डिक्रीज करेगा, ठीक है। सेंसिबल हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस ऑन साइक्रोमेट्रिक, उसके हीटिंग करो या कूलिंग करो, कौन सा लाइन होता है भाई, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये वाला लाइन देखो हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हॉरिजेंटल लाइन, ओके, ऑप्शन बी। सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट का वैल्यू हमें दिया हुआ है, पूछा जा रहा है सेंसिबल हीट फैक्टर, तो सिंपली सेंसिबल हीट फैक्टर पूछ रहा है तो एस अपॉन एस प्लस एल, यानी टोटल हीट
ये नीचे में और ऊपर में सेंसेबल हीट, ठीक है। अगर लेटेंट हीट फैक्टर पूछता तो लेटेंट हीट अपॉन टोटल हीट यानी S प्लस L कर देते, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है H1 H2 बी टोटल एयर एंटरिंग एंड लीविंग द कॉइल, H3 इज द टोटल हीट। H1 H2 ऑफ द एयर, चलो ठीक है देख लेते हैं इसको। ये एक कॉइल है, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, H3 इज द टोटल हीट, H3 जो है वो टोटल हीट है, ठीक है। तो हमें पूछ क्या रहा है, सेंसिबल हीट फैक्टर पूछा है, तो सिंपल रहा है भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, H2 माइनस H1 और ये H3 माइनस H1, मैक्सिमम डिफरेंस अपॉन इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेंसिबल हीट फैक्टर। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है हमें क्या, T1 T2 ट्राइवल टेम्परेचर दिया हुआ है ऑफ एयर इंटरिंग एंड लीविंग द कूलिंग coil एंड T3 इज अ ड्राई टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग कॉइल। देखो कुछ ऐसा है, ये कूलिंग कॉइल है, मतलब इस कॉइल से जब एयर जाएगा तो उसका टेम्परेचर अगर T1 है तो उसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा और ये T2 टेम्परेचर कम होगा, बट ये कूलिंग कॉइल का जो कम टेम्परेचर था वो T3 था, ठीक है। अब देखो कुछ ना कुछ क्या होता है कि एयर बाईपास कर जाता है, मतलब इस कॉइल के थ्रू कंप्लीटली पास नहीं कर पाता है, उसके वजह से होता यह है कि टेम्परेचर जाना चाहिए था T3 पे, बिकॉज मिनिमम टेम्परेचर कॉइल का जो है T3 है, तो T1 से T3 तक जाना चाहिए था, बट कुछ ना कुछ बाईपास एयर जो है वो बाईपास हो जाता है, तो उसके वजह से T2 टेम्परेचर तक ही जा पाता है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इफिशियंसी जो है वो घट जाता है। तो एक टर्म आता है बाईपास फैक्टर, ठीक है, उसको निकालते हैं नॉर्मली कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल के केस में। तो बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, बाईपास फैक्टर क्या होता है तुम्हारा, कितना तक वो जा सकता था भाई, ठीक है, वो जा सकता था तुम्हारा T3 तक, तो ऊपर का डिफरेंस T3, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस डालो और नीचे में डालो T2 सॉरी T1 माइनस T3, नीचे में बड़ा वाला डालो कि कितना तक जा सकता था, T1 से T3 तक जा सकता था, बट वो गया कहाँ तक, T2 तक ही गया, ठीक है। तो इस तरह से बाईपास फैक्टर निकालते हैं, नीचे में बड़ा वाला ये ऑलवेज एक से कम होता है, और बाईपास फैक्टर ये जो तुमने निकाला है ना, इसको 1 माइनस बाईपास फैक्टर कर दो तो ये इफिशियंसी ऑफ कॉइल आ जाता है, कॉइल का इफिशियंसी आता है, ठीक है। देखो नीचे में ही क्वेश्चन है ना, बाईपास फैक्टर किसी का दिया हुआ है तो उसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इट इज परमिसिबल टू डिटरमाइन द रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ एयर बाय परसेंटेज मेथड इन द फॉलोइंग केस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो ड्राइबल टेम्परेचर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इंक्रीजेज ड्यूरिंग द हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। कर लेते हैं बाई हीटिंग, हीटिंग का मतलब हुआ दिस, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब हुआ दिस, मतलब इस डायरेक्शन में ये वाला हमारा प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज क्या करेगा, इस केस में देखो क्या इंक्रीज करेगा, ह्यूमिडिटी रेशियो इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही। ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ये भी सही। वेटेबल टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, देखो इस तरह से होता है तो ये भी सही है। सेचुरेशन टेम्परेचर ये भी सही है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। तो 240 का ई हो जाएगा करेक्ट आपका। नेक्स्ट देखते हैं, सेंसिबल हीट इज द, सेंसिबल हीट क्या है भाई, टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट होता है, हीट का रिक्वायरमेंट, जैसे कि ये पानी है, ये पानी पहले 5 डिग्री सेल्सियस पे है, तुमने इसको नीचे से हीट करना स्टार्ट किया, ये धीरे धीरे क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ के 20 हो गया, इसको बोलते हैं, जो हीट यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दिया गया उसको बोलेंगे सेंसिबल हीट, ठीक है। तो दैट हीट कैन बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस विदाउट चेंज इन स्टेट, इसके केस में स्टेट नहीं चेंज हुआ, यहाँ पे भी लिक्विड था यहाँ पे भी लिक्विड था, इसको बोलेंगे सेंसिबल हीट, ठीक है। चेंज इन स्टेट ये गलत है, यानी सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग में क्या होता है, ड्राइबल टेम्परेचर कम होता है, तो वेटेबल टेम्परेचर हमारा क्या होगा कूलिंग के केस में, देखो इस तरह से जाएंगे, तो पहले यहाँ पे था, वेटेबल टेम्परेचर क्या होगा तुम्हारा, डिक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये डिक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज ऑलवेज इंडिकेशन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो आपका 100% रिलेटिविटी यहाँ पे बताता है, तो ये हमें बताता है क्या भाई, ये मॉइस्चर कंटेंट बताता है एयर में कितना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट फिर देखते हैं, बोथ डिह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग कैन अचीव्ड बाय पासिंग एयर ओवर ए कूलिंग कॉइल हुज इफेक्टिव सरफेस टेम्परेचर, जिसका देखो डिह्यूमिडिफिकेशन भी तुम्हें करना है और कूलिंग भी करना है, देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है, इसका जैसे ये मान लेते हैं 25 डिग्री है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, और इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है,
ओके, अब तुम एक कॉइल लाओ और इसका टेम्परेचर क्या रखो, 5 डिग्री सेल्सियस रखो। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस। देखो जब 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा ना तो करेगा क्या, 25 से पहले ये एयर जो है इसको पहले 25 से 10 के पास लेके आएगा ये कॉइल, क्योंकि ये कॉइल 5 डिग्री सेल्सियस पे है। तो जब 25 से 10 तक आएगा ना तो इस समय इस एयर, ये जो एयर है इससे ये पानी निकलेगा नहीं बाहर। ठीक है, इसके बीच में पानी जो है वही रहेगा, बट होगा क्या कि वो पानी धीरे धीरे कंडेंस होता जाएगा, पानी का वेट बढ़ते जाएगा। बट जैसे ही 10 पे आएगा, इसके एयर में जो भी वाटर वेपर था वो पानी का बूंद बन जाएगा, पानी का बूंद बन जाएगा। अभी भी वो निकलेगा नहीं, बट जैसे ही थोड़ा सा भी कम होगा वो सारा पानी का बूंद जो है एयर से बाहर चला जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, एयर से पानी निकल गया बाहर तो उसको बोलेंगे डीह्यूमिडिफिकेशन। और ये 25 से 10 पे चला गया तो इसको बोलेंगे कूलिंग। ठीक है, समझ में आया। तो अगर तुम्हें डीह्यूमिडिफिकेशन और कूलिंग दोनों करना है तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को तुम सॉरी, तो कॉइल का जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रखना पड़ेगा, यानी इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम रखना पड़ेगा। अगर मान लो 15 डिग्री सेल्सियस का कॉइल होता तो ये क्या करता, 25 से 15 तक ही लेके आता। बट चूंकि ये टेम्परेचर बड़ा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो इसके केस में क्या होगा, कभी भी पानी हवा से बाहर निकलेगा ही नहीं, वो कंडेंस ही नहीं होगा तो निकलेगा क्यों भाई। तो अगर यहाँ पे सिर्फ बोलता कि कूलिंग, कूलिंग सिर्फ और सिर्फ कूलिंग करना है तो एयर का टेम्परेचर, कॉइल का टेम्परेचर हम इसके बीच में भी देंगे तो कूलिंग हो जाएगा। बट डिह्यूमिडिफिकेशन भी करना है तो कॉइल का टेम्परेचर हमारे लिए मस्ट है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम हो। ठीक है, तो लोअर द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द एंटरिंग एयर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, सेंसिबल हीट रेशियो, द रेशियो ऑफ द सेंसिबल हीट रिमूव्ड डिवाइड बाय द टोटल हीट। इसने इसका डेफिनेशन भी दे दिया सेंसिबल हीट रेशियो का। ठीक है, इन द मोस्ट कंफर्ट एयर कंडीशनिंग जो है ऑलवेज चाहे कितना भी कंफर्ट एयर कंडीशनिंग हो, ऑलवेज जो है वो 10-20 डिग्री से ज़्यादा ही होता है, 10% या 20% से ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे आप मोस्ट सुटेबल मार दो 10%। ठीक है, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स हैव द सेम रीडिंग। देखो अब ये जो है आरईसी का क्वेश्चन, ये सिंपल थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है। सेंटीग्रेड का आपका हो जाएगा ये वाला, और फ़ारेनहाइट का हो जाएगा F-32 और अपॉन में 180। तो यहाँ पे इसमें रख के देख लो, 40 वाला जो है आई थिंक होगा, -40 रखेंगे तो ये 0.4 हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -40 और ये 32। ठीक है, तो हाँ ये इसके लिए हो जाएगा, -40 के लिए यहाँ पे रखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, कॉमनली यूज लिक्विड एब्जॉर्बेंट। कौन सा लिक्विड एब्जॉर्बेंट सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो भाई एथिलीन ग्लाइकोल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने पीएसयू में आया है सोच भी नहीं सकते हो, -33.33। ठीक है, ड्यूरिंग हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब हीटिंग करते हैं और ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, कर लो भाई हीटिंग, ये हीटिंग कर दिया और ये ह्यूमिडिफिकेशन कर दिया, इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, देखो ये थोड़ा पेचीदा है। इस तरह से लेके जाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर रहा है, हीटिंग ह्यूमिडिफिकेशन दोनों हो रहा है। अगर इस तरह से तिरछा करके लेके जाएं थोड़ा सा टिल्टेड रहते हुए, इस केस में देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रहा है भाई, तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन दोनों हो रहा है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इनसेंसिबल हीटिंग कूलिंग फॉलोइंग पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट। तो सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग करेंगे तो वहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो यानी ह्यूमिडिटी रेशियो उसको बोल सकते हो, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, 50 का ई। विच ऑफ द पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द इवेपोरेटिव कूलिंग। इवेपोरेटिव कूलिंग में वेटेबल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द CO2 का बात करें तो CO2 का आई थिंक ये 29.8 होता है, एक सेकेंड, नहीं ये वाला हो जाएगा 78.5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन कैन बी अचीव्ड। हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन मैंने अभी बताया आपको जो है, सॉरी हीटिंग करना है, यहाँ पे कूलिंग नहीं करना है, हीटिंग करना है। एयर पास थ्रू, उसको जो है सॉलिड एब्जॉर्बेंट से पास कराएंगे तब जाके, ये एक स्पेशल सिनारियो होता है, सॉलिड एब्जॉर्बेंट से पास करवाएंगे। ठीक है, सॉलिड एब्जॉर्बेंट सरफेस क्या करता है, जो एयर में वाटर वेपर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका पानी निकाल लेता है, और इसका टेम्परेचर चूंकि ज़्यादा होता है तो ये हीटिंग भी कर देता है। ठीक है,
तो ये 53 का आपका हो जाएगा डी, सॉरी डी, अच्छा बी और सी, लिक्विड एब्जॉर्बेंट स्प्रे, ये भी सही है, ठीक है, बी सी दोनों हो जाएगा। फिर देखते हैं द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग इवेपोरेटिव कूलिंग प्रोसेस विथ रीसर्कुलेटेड वाटर स्प्रे, ठीक है। रीसर्कुलेटेड वाटर स्प्रे से जब हम करते हैं तो मतलब से फिर से हम जो है उसी वाटर को रीसर्कुलेट कर रहे हैं, तो उसके केस में जो इवेपोरेटिव कूलिंग होता है वहां पे आपका इंक्रीज करेगा क्या, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, वाटर को हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं और इवेपोरेटिंग कूलिंग हो रहा है, ठीक है, तो वो इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ फेरॉन 12, फेरॉन 12 का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा भाई, ये देखना पड़ेगा मुझे, सी ये वाला हो जाता है आपका, ये आपका अमोनिया का, ये CO2 का, और ये फेरॉन का, सबसे कम CO2 का होता है, ठीक है। बॉइलिंग टेम्परेचर है ये, ध्यान रखना, बॉइलिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग मत समझ लेना माइनस में है तो। और वैसे भी हमें पता है कि रेफ्रिजरेंट के केस में लो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन कैन बी अचीव्ड, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले तो देखे थे ना, लोअर द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये करेक्ट हो जाएगा। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ F22 यानी फेरॉन 20, यानी इसी को R22 भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है आपका वो -40.7 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फिर है प्योर ह्यूमिडिफिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय पासिंग एयर थ्रू द स्प्रे वाटर मेंटेन, प्योर ह्यूमिडिफिकेशन कैसे हम अचीव कर सकते हैं भाई, कर लो प्योर ह्यूमिडिफिकेशन ये, ठीक है, प्योर ह्यूमिडिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ तो कब हो रहा है, जब ये ड्राइबल टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, मेंटेन एट ड्राइबल टेम्परेचर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग गैस इज प्रिफर्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कौन सा गैस जो है वो प्रीफर किया जाता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो होना चाहिए फेरॉन 22। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो हमारे अभी घर वगैरह में यूज होता है उसमें फेरॉन 22 यूज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है BHP टन, यानी टन रेफ्रिजरेशन रिक्वायरमेंट विथ इंक्रीज इन कंडेंसर टेम्परेचर, ठीक है। In the vapor compressor system, using reciprocating compressor receiving refrigerant at constant suction temperature will follow। तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर होना चाहिए आई थिंक इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। सक्शन टेम्परेचर जो है रेफ्रिजरेंट का कौन सक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज कर रहे हैं और ये हाई हेड के लिए यूज होता है, ठीक है। कंडेंसर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सक्शन का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, ये सब जो सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये 260 तक का क्वेश्चन हो गया, बाकी इसके बाद जो है कूलिंग टावर के क्वेश्चन है और थोड़े बहुत जो है साइकोमेट्री का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर इसके बाद अगर नहीं भी करोगे RAC का, तो कूलिंग टावर का वैसे भी बहुत कम पूछा जाता है, तो RAC का मेनली यहीं तक था, देखूंगा अगर हुआ तो मैं आगे का भी क्वेश्चन जो है वो करवा दूंगा, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब MS ट्यूटोरियल। ओके, गुड लक।